डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसा लास्ट मैंने एक मैसेज छोड़ा था कि हम जो है एलिसिटेशन प्रोसेस पे बात करेंगे। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस में जो हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी है वो रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन की है। अगर हम कोर्स बेस्ड एक्टिविटी का मॉडल को व्यू करें तो इसमें हमारे पास एक जर्नल ओवरव्यू तो अवेलेबल है। इसमें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है वो रिक्वायरमेंट सोलिसिटेशन, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड नेगोशिएशन, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन पर मुश्तमिल है। हम फाइन ग्रेन की तरफ जाएंगे, डिटेल्ड डिस्कशन ईच एंड एवरी स्टेप देखेंगे। इसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स सोलिसिटेशन है। रिक्वायरमेंट सोलिसिटेशन इनपुट लेता है यूज़र नीड्स इंफॉर्मेशन। नीड्स हमारे पास प्राइमरी सोर्स हैं इंफॉर्मेशन का किसी भी न्यू सिस्टम के लिए। देन हमारे पास डोमेन इंफॉर्मेशन है, एग्जिस्टिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन है जिसमें करंट सिचुएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, उसके अलावा उस ऑर्गेनाइजेशन के रेगुलेशंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारे हेल्पफुल होंगे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन है क्या? एलिसिट का मतलब है इकट्ठा करना, गैदर करना, किसी चीज़ को एक्वायर करना या इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना या ऑब्टेन करना। रिक्वायरमेंट सोलिसिटेशन का मतलब हुआ कि इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, और कुछ जगहों पे इसको रिक्वायरमेंट्स को डिस्कवर करना भी कहा जाता है। लिटरेचर में ये भी एक लफ्ज़ यूज होता है। सादा लफ्ज़ों में बात करें कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हम इस्तेमाल करते हैं न्यू सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करने के लिए। अगर हमने न्यू सिस्टम एक डेवलप करना है, उस सिस्टम के लिए जो रिक्वायरमेंट्स गैदर करने का प्रोसेस है वो रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन कहलाता है। इस रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करने के लिए जो जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी वो एलिसिटेशन में आती हैं, वो एलिसिटेशन का प्रोसेस कहलाता है। अगर ये कहना भी गलत ना होगा कि एलिसिटेशन जो है वो एक कोलैबोरेटिव एंड एनालिटिकल प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, डिस्कवर करना, एक्सट्रैक्ट करना और इनको डिफ़ाइन करने की एक्टिविटीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व है। एलिसिटेशन का प्रोसेस 3 फेजेस में कंडक्ट होता है देखा जाए तो। नंबर 1 है कि आपने एलिसिटेशन को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर से मुराद है कि एलिसिटेशन के लिए आपने स्कोप वगैरह को स्टडी करना है, रिसोर्स को डिफ़ाइन करना है, ये सारी चीज़ें। मतलब अगर आपने किसी का इंटरव्यू करना है, किसी से कोई डेटा लेना है, आपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्टडी करना है, तो उसके लिए आपको उस प्रोजेक्ट का स्कोप का नॉलेज हो। स्कोप के अलावा आपने पहले से ये डिफ़ाइन किया हुआ हो कि आप किसका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं,
किससे इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं, किस चीज़ को स्टडी करने जा रहे हैं। रिसोर्स हम इसे कहते हैं, रिसोर्स को डिफाइन करना। देन दूसरा स्टेप इसमें इलिस्ट परफॉर्म करना, इलिसिटेशन परफॉर्म करना। पहले आपने डिसाइड कर लिया आपने क्या करना है, किसका इंटरव्यू लेना है या कौन से रिसोर्स को स्टडी करना है। उसके बाद आपने उसको स्टडी किया, आपने इंटरव्यू लेना था तो आपने इंटरव्यू ले लिया, आपने एग्जिस्टिंग किसी डॉक्यूमेंट को या सिस्टम को स्टडी करना था वो आपने स्टडी कर लिया। स्टडी करने के बाद देन आपने इलिसिटेशन, जो आपने इंटरव्यू लिया है तो फिर आपने उसको रिव्यू करना है। आपने एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को पढ़ के वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है तो उसको आपने रिव्यू करना है प्रॉपर। इसमें 3 जो है वो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इलिसिटेशन के प्रोसेस में। इलिसिटेशन जैसा बात हुई कि इलिसिटेशन है नॉलेज एक्सट्रैक्ट करना या नॉलेज गैदर करना। अब जो बेसिक्स ऑफ एलिसिटेशन है या जो बेसिक्स एलिसिटेशन या बेसिक नॉलेज एक्विजिशन की जो टेक्निक्स हैं वो 4 हैं, जिसमें आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं थ्रू रीडिंग सम मटीरियल। रीडिंग के अलावा लिसनिंग है, लिसनिंग के अलावा आस्किंग है, और देन लास्ट वन इज ऑब्जर्वेशन। क्योंकि आपने देखा होगा कि ऑब्जर्वेशन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। जैसे बच्चे हैं वो ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा सीखते हैं एज कम्पेयर टू लिसनिंग और रीडिंग। ये बेसिक हैं। आगे हम इन पे डिटेल से बात भी करेंगे। नॉलेज को एक्वायर करने की 4 बेसिक टेक्निक्स हैं। उसके अलावा जो एलिसिटेशन की टेक्निक्स हैं, अगर इनको हम कैटेगराइज करें, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की टेक्निक्स हैं उनको अगर कैटेगराइज करें तो इनको 4 मेजर कैटेगरीज में एक ब्रॉडर वे से डिवाइड किया जा सकता है। कुछ इंडिविजुअल टेक्निक्स हैं जिसमें इंडिविजुअल आपके इंटरव्यूज़ और दूसरी चीज़ें जो इंडिविजुअल टेक्निक्स कहलाती हैं। इसमें कुछ ग्रुप टेक्निक्स हैं जिसमें ग्रुपिंग है या ग्रुप डिस्कशन है या कोई सेमिनार आप अरेंज कर सकते हैं या कोई आप सर्वे भी इंडिविजुअल में आता है। अच्छा, उसके अलावा मॉडलिंग है, आप मॉडलिंग कर सकते हैं सिस्टम की यूज़र इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। और देन कॉग्निटिव है। रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करते हुए हमें कौन से इश्यूज़ का सामना हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इन प्रॉब्लम्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है: प्रॉब्लम ऑफ स्कोप, प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम ऑफ वोलेटिलिटी। हम वन बाय वन इसको देख लेते हैं। प्रॉब्लम ऑफ स्कोप क्या है? प्रॉब्लम ऑफ स्कोप ये है कि सिस्टम की बाउंड्री जो है वो इल डिफाइंड हो, सिस्टम सही तरीके से डिफाइंड ना हो, यूज़र के पास जिससे आप इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं उसको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि सिस्टम में क्या शामिल करना है और क्या शामिल नहीं करना, कौन सी चीज़ें हैं जो इस सिस्टम में होनी चाहिए और कौन सी जो हैं वो उनको हमने छोड़ना है।
ये सही तरीके से अगर डिफाइन ना हो, इसको हम कहते हैं इल डिफाइंड बाउंड्री, कोई क्लैरिटी नहीं है। दूसरा हमारे पास है कि अननेसेसरी डिज़ाइन इंफॉर्मेशन। क्लाइंट को क्योंकि कंप्यूटर का इतना इल्म नहीं होता, वो बाज़ औक़ात आपको अननेसेसरी चीज़ें जो है वो डिज़ाइन से मुताल्लिक़ वो दे देता है। जैसा शुरू में भी हमने ये बात की कि रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, रिक्वायरमेंट्स जो इंजीनियरिंग का प्रोसेस है, इसमें हमने सिर्फ चीज़ों को देखना है कि हमने करना कैसे है, ये कैसे होंगी ये अभी इस जगह का सब्जेक्ट नहीं है, वो तो डिज़ाइन इंफॉर्मेशन में होगा, तो वो बात की बातें हैं। लिहाजा ये एक अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होगी एट दिस स्टेज, ये एक इशू है। दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में यूज़र के पास में भी इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग हो, उसको अपनी नीड्स का ही पता नहीं है कि कौन सी ज़रूरियात हैं उसकी, क्या करना है, कि लेमैन है। नंबर 2 ये भी हो सकता है कि यूज़र्स हैव पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर कैपेबिलिटीज़ एंड लिमिटेशंस। बहुत से यूज़र्स ऐसे होते हैं जिनको कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ का और लिमिटेशंस का पता नहीं होता। उनको ये पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या इस प्रोडक्ट के थ्रू की जा सकती है और कौन सी चीज़ है जो नहीं की जा सकती। एक लेमैन जो है वो इतना अवेयर नहीं होता कि कौन से काम कंप्यूटर कर सकता है, कौन से नहीं कर सकता। तो ये फिर रिक्वायरमेंट इंजीनियर का काम है कि पहले यूज़र की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाए, उसको समझाए कि ये कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ हैं, ये इसकी स्ट्रेंथ्स हैं, ये इसकी वीकनेसेस हैं, ये इसकी लिमिटेशंस हैं, ये उसको समझाए। अगर एनालिस्ट के पास पुअर नॉलेज है उस प्रॉब्लम डोमेन का, तो देन भी अंडरस्टैंडिंग का इशू हो सकता है। जो एनालिस्ट रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी कर रहा है, अगर उसके पास डोमेन इंफॉर्मेशन नहीं है, तो देन भी उसको मसला होगा। जैसे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम अगर डेवलप करना है और बंदे को लाइब्रेरी से रिलेटेड डोमेन की इंफॉर्मेशन है बेसिक, कम से कम उसको ये पता होना चाहिए कि एक्सेशन नंबर क्या होता है, Z39 प्रोटोकॉल क्या होता है फॉर द पर्पज ऑफ इंटरऑपरेटेबिलिटी। उसके अलावा एक क्लासिफिकेशन नंबर लगाया जाता है तो उसको क्लासीफाई करने के लिए, तो उसके पास एक ये इंफॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। डोमेन की नॉलेज उसके पास हो, देन उसके लिए ईजी होगा। लैंग्वेजेस का भी रोल है। यूज़र और एनालिस्ट डिफरेंट लैंग्वेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस मुख्तलिफ भी हो सकती हैं, डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकर्स हो सकते हैं, जिससे अंडरस्टैंडिंग में जो है या एक चीज़ समझाने में बहुत मसला आता है, क्योंकि बंदे की जो नेटिव लैंग्वेज है वो सबसे बेस्ट है किसी को अपनी ज़रूरत बताने के लिए। लेकिन इसमें अगर सेम लैंग्वेज बोलने वाले ही हैं, जैसे पाकिस्तान की मिसाल लें, अगर हम दो उर्दू बोलने वाले हैं जो एक दूसरे को समझाना चाह रहे हैं यूज़र नीड्स, तो अंडरस्टैंडिंग का इशू ये भी हो सकता है कि यूज़र तो एक लेमैन है जो जस्ट सिंपल लैंग्वेज में बात करता है, लेकिन जो हमारे पास एनालिस्ट है, एनालिस्ट टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ को बाज़ औक़ात यूज़ करते हैं, तो वो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ बाज़ औक़ात यूज़र के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको अंडरस्टैंड करना और देन उन पे ओपिनियन देना।
तो ये भी एक इशू है। देन ईज ऑफ ओमिटिंग ऑब्वियस इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसे निटी ग्रिटी छोटे से काम जो ऑब्वियस इंफॉर्मेशन समझ के एनालिस्ट छोड़ दे, वो ये समझते हैं कि ये इतना अहम नहीं है, इसको कंसीडर करना। जो डोमेन एक्सपर्ट है वो ये समझता है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है ऐसी चीज़ों को मेंशन करने की। जैसे किसी फ्रेमवर्क की बात हो सकती है कि जी ये जो प्रोडक्ट बनेगी इसके लिए कोई फ्रेमवर्क चाहिए होगा, या उसके लिए कोई ओएस चाहिए होगा, या उसके लिए ख़ास कोई इन्वायरमेंट चाहिए होगी। तो बाज़ औक़ात डोमेन एक्सपर्ट ये समझते हैं कि बस ये नॉन सी बात है, इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है। देन कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ ऑफ डिफरेंट यूज़र्स, क्योंकि आपने बहुत से यूज़र्स से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। जब बहुत से यूज़र से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे तो देन लाजमी सी बात है कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ होंगे। कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ को आपने सेट करना है। देन भी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो वेग और अनटेस्टेबल हो सकती हैं, जैसे यूज़र फ्रेंडली है या रोबस्ट है। यूज़र फ्रेंडली से क्या मुराद है, अब इसको क्लियर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूज़र फ्रेंडलीनेस डिपेंड करती है ऑन द नॉलेज ऑफ यूज़र। अगर एक यूज़र के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए एक सेम चीज़ इजी होगी, दूसरा जिस बंदे के पास नॉलेज नहीं है उसके लिए वो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इसलिए इसको डिफ़ाइन करना जो है वो मुश्किल है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी से मुराद है चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, वोलाटाइल, स्टैटिक ना हो। इवन बहुत सारी कंपनीज जहाँ पे प्रोसेसेस मैच्योर हों और एग्जिस्टिंग सिस्टम बहुत मैच्योर हो, उनमें भी गुंजाइश होती है कि रिक्वायरमेंट्स चेंज हो सकती हैं ओवर द टाइम। खैर होना भी चाहिए, टाइम के साथ साथ रिक्वायरमेंट्स चेंज होनी चाहिए। सिस्टम जो है वो मैच्योरिटी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन रेट ऑफ चेंज इतना हाई ना हो, क्योंकि जितना रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स हाई होगा उतना ज़्यादा चांसेस होंगे, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि आपका जो डेवलप्ड सिस्टम है उसके फेलियर। तो रेट ऑफ चेंज जो है वो अगर लो हो तो बहुत बेहतर है। देन हमारे पास है रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन प्रोसेस इन कॉन्टेक्स्ट। 4 कॉन्टेक्स्ट में इसको हम कंसीडर करते हैं। It is important to consider the context in which requirements are being elicited. 4. Number 1, organizational context. Environment एक context है, एक project point of view, और then constraints imposed by the people या stakeholders. ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन एक मेजर स्टेक होल्डर है जो डेटा को प्रोड्यूस कर रहा है और इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहा है। मतलब ये डेटा को सबमिट करेगा उस डेवलप्ड सिस्टम में, और देन वो डेवलप्ड सिस्टम जो आउटपुट देगा वो यूज़र के लिए इंफॉर्मेशन होगी। यूज़र उसको कंज्यूम करेगा, कंज्यूमर ऑफ इंफॉर्मेशन है दूसरे लफ्ज़ों में ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन डेटा प्रोड्यूसर भी है और इंफॉर्मेशन कंज्यूमर भी है। दूसरा, बिजनेस प्रोसेस जो है वो
चेंज होगा थ्रू न्यू प्रोडक्ट। जो ही न्यू सिस्टम लॉन्च होगा, न्यू सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस प्रोसेस शायद चेंज हो। देन हमारे पास इन्वायरमेंट एक कंटेक्स्ट है। इन्वायरमेंट में हमारे पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आता है। दूसरा मैच्योरिटी है टारगेटेड सिस्टम डोमेन की। हम जिस डोमेन के लिए सिस्टम बनाने जा रहे हैं, जिसको ऑटोमेट करने जा रहे हैं, वो डोमेन कितनी मैच्योर है। फॉर एग्जांपल हम एप्लीकेशन एरिया हेल्थ हो सकता है, अकाउंट हो सकता है, हमारे पास मार्केटिंग का कोई सिस्टम हो सकता है। जो एप्लीकेशन एरिया है वो कितना मैच्योर है। डोमेन मैच्योरिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टूवर्ड्स द रेट ऑफ चेंज। डोमेन जितनी मैच्योर होगी, रेट ऑफ चेंज उतना कम होगा। जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ रिक्वायरमेंट्स कम होगा, उतना सिस्टम के कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है जी। The domain maturity is so important towards the success of a system. सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए आपके पास अगर डोमेन मैच्योर है तो आपका जो एलिसिटेशन प्रोसेस होगा वो स्टेबल होगा। आपके पास इजी होगा एलिसिटेशन को कलेक्ट करना। Certainty of the target system's interfaces to a larger system, interoperability, और इस इंटरऑपरेटेबिलिटी में जो सब सिस्टम है उसका लार्जर में भी एक चांस हो सकता है कि हमारे पास एक सिस्टम हम जो डेवलप करने जा रहे हैं मे बी सब सिस्टम हो एक बड़े सिस्टम का। उस बड़े सिस्टम में इसकी सर्टेनिटी क्या है और इस बड़े सिस्टम में इसका रोल क्या है मेन सिस्टम में। ये हमारे पास इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट है, ये क्लियर डिफाइन होना चाहिए। देन हमारे पास प्रोजेक्ट एक कॉन्टेक्स्ट है। प्रोजेक्ट में एट्रीब्यूट्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज या स्टेक होल्डर्स जैसे एंड यूज़र्स हैं और सिस्टम को यूज़ करने वाले, स्पॉन्सर्स हैं, डेवलपर्स हैं, रिक्वायरमेंट्स एनालिस्ट्स हैं। इनका बहुत मेजर रोल है रिक्वायरमेंट्स की एलिसिटेशन में। जैसे मैनेजमेंट स्टाइल है, मैनेजमेंट स्टाइल एलिसिटेशन में बहुत रोल प्ले करता है। अब गुड मैनेजमेंट स्टाइल, खैर गुड मैनेजमेंट स्टाइल तो उससे क्या मुराद है उसको तो खैर डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन गुड मैनेजमेंट स्टाइल मीन कंफर्टेबल मैनेजमेंट स्टाइल हो कि जो आपके एंड यूज़र्स हैं अगर उनसे आप कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो डिसेंट्रलाइज हो प्रोसेस, उनसे इजीली आप ले सकें, उनसे इजीली मिल सकें, उनसे इजीली कम्युनिकेट कर सकें। ये हमारे पास एक अच्छा मैनेजमेंट स्टाइल है। उससे हमें एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट का पता चलेगा। मैनेजमेंट हायरार्की है, डिसेंट्रलाइजेशन कितनी है, किसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है, डिसीजन मेकिंग किस लेवल पे हो रही है। आया कि आप जस्ट
एंड यूज़र से एक सवाल करते हैं तो वो उसका जवाब देने के लिए भी उसको टॉप मैनेजमेंट से इजाज़त लेनी पड़ती है, या उसके पास डिसेंट्रलाइज कोई अथॉरिटी है कि वो आपको इंफॉर्मेशन दे सके। फिर डोमेन एक्सपीरियंस, जो आपके प्रोजेक्ट के यूज़र्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स कम्युनिटी में हैं, उनका डोमेन एक्सपीरियंस कितना है। डोमेन एक्सपीरियंस बहुत रोल प्ले करेगा। डोमेन एक्सपीरियंस के अलावा कंप्यूटर एक्सपीरियंस उनका कितना है। कंप्यूटर एक्सपीरियंस होगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये मैनेजमेंट स्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैनेजमेंट हायरार्की, खैर हैं चारों अहम, लेकिन ये बहुत अहम है क्योंकि आपने मीटिंग कोई प्लान करनी है, आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, न कुछ करना है, ये ना हो कि एक निटी मामला के लिए जो है ऊपर हायर अप से जो है वो इजाज़त लेनी पड़े। देन हमारे पास लास्ट कॉन्टेक्स्ट है इसमें, कॉन्स्ट्रेंट्स, जो मुख्तलिफ लोग इम्पोज कर सकते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन द एलिसिटेशन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल मैनेजरियल कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकती हैं, कंसर्निंग अबाउट द कॉस्ट, अबाउट द टाइम, डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ द टारगेट सिस्टम, ये कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकती हैं। कोई मैनेजरियल कॉन्स्ट्रेंट है अबाउट इंफॉर्मेशन, कास्ट से मुतालिक हो सकती है, टाइम से मुतालिक हो सकती है, ये कॉन्स्टेंट। तो इन चार कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास रिक्वायरमेंट्स को एलिसिटेट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ रिक्वायरमेंट्स, गाइडलाइंस हैं कुछ, जिनको अगर फॉलो किया जाए रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करने के लिए, तो बेटर वे से जो है इकट्ठा किया जा सकता है। एक तो इन चार कॉन्टेक्स्ट को मद्देनज़र रखते हुए इसमें सबसे पहले है कि बिजनेस और टेक्निकल फिजिबिलिटी। जो सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं उसकी पहले असेसमेंट होनी चाहिए कि इसकी बिजनेस फिजिबिलिटी क्या है और इसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या है। बिजनेस फिजिबिलिटी इसकी कॉस्ट है, इसके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। और देन टेक्निकल फिजिबिलिटी आ जाके जो हमारे पास स्टाफ मौजूद है, या जो हमारे पास टेक्निकल टीम है, या जो हमारे पास इक्विपमेंट है, हार्डवेयर, ये 4 कॉन्टेक्स्ट, क्या ये फिजिबल है कि नहीं जो प्रपोज सिस्टम है। नंबर 2, identify the people who will help specify requirements and understand their organizational life. हर ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ये चाहते हैं कि कंप्यूटराइजेशन ना हो, और कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं जो ये चाह रहे होते हैं कि कंप्यूटराइजेशन हो। तो आपने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि जो हेल्पफुल हों आपको, जो डिनाइल ऑफ इंफॉर्मेशन ना प्ले करें, जो आपको गलत इंफॉर्मेशन ना दें, जो हेल्पफुल हों आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। हाँ, जो नेगेटिव लोग हैं उनकी सुने ज़रूर, उनसे ओपिनियन ज़रूर लें, क्योंकि उनकी बताई हुई बातें भी शायद आपके लिए हेल्पफुल हों, क्योंकि वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे होते हैं। इसकी सादा सी मिसाल है कि देखें, लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन पाकिस्तान में बहुत मुश्किल से हुई। पंजाब में तो शायद इम्प्लीमेंट भी हो गई है, यूपी में शायद इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुई, या पता नहीं हो गई है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में। लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट था
क्योंकि पटवारी और तहसीलदार इस मामले में बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे थे। फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ऐसे किया कि जो रिटायर्ड तहसीलदार थे उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लिया और उनको कंप्यूटर वालों के साथ बिठाया, उन्होंने कंप्यूटर पर्सनल्स को गाइड किया और देन जाके कंप्यूटराइजेशन हुई। अदरवाइज नहीं तो पहले 5 से 7 साल लग गए। जो काम कर रहे थे लोग वो हेल्पफुल नहीं थे, उनके अपने स्टेक्स थे, वो एक अलग चीज़ है, इशू है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव लोगों का लाजमी है कि आइडेंटिफाई करनी चाहिए। जो पॉजिटिव बंदा होगा वो आपको ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा। देन टेक्निकल इन्वायरमेंट को डिफाइन करना, टेक्निकल मैच्योरिटी कितनी है ऑर्गेनाइजेशन की, टेक्निकल मैच्योरिटी है, मेंटल स्टेटस है लोगों का, ये रोल प्ले करेगा सिस्टम के सक्सेस में। Then identify domain constraints that limit the functionality or performance of the system. डोमेन नॉलेज है, डोमेन नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन नॉलेज होगा तो आप उस डोमेन की कॉन्स्ट्रेंट से वाकिफ़ होंगे, और डोमेन नॉलेज होगा तो देन ही आप सिस्टम की बाउंड्री डिफाइन कर सकते हैं कि जो सिस्टम डेवलप होने जा रहा है ये कौन से काम इसके साथ किए जा सकते हैं और कौन से काम नहीं हो सकते। डोमेन नॉलेज पे डिपेंड करेगा। देन एलिसिटेशन प्रोसेस के लिए एक टेक्निक हो सकती है या एक से ज़्यादा टेक्निक्स को आप इंट्रोड्यूस करवाएं, कि आप इंटरव्यूज़ भी लें, फोकस ग्रुप डिस्कशन या टीम मीटिंग्स वगैरह, वन और मोर देन वन टेक्निक को जो है वो यूज़ करें। देन solicit participation from many people so that requirements are defined from different point of view. Be sure to identify the rationale of each requirement that is required. मुख्तलिफ लोगों से राय लें, सिस्टम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं तमाम लोगों से राय लें, और राय लेने के बाद जो है ना डिसाइड करें। एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करें। अगर रिक्वायरमेंट्स एम्बिगुअस हैं तो देन आपको डिसाइड करना होगा कि क्या आप प्रोटोटाइपिंग की तरफ जाएंगे कि नहीं, क्योंकि एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट ही डिफाइन करेंगी कि प्रोटोटाइपिंग की तरफ जाना चाहिए या नहीं। दूसरा, यूज़र को समझाने के लिए आप यूज़ केस, यूजेज सिनेरियोज भी डेवलप कर सकते हैं। यूजेज सिनेरियो जिसमें फंक्शनैलिटी को जो है वो आप कैसे फंक्शनैलिटी को अचीव करेंगे यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको सिनेरियोज के साथ डिफाइन करके बताना यूज़र को। ये भी एलिसिटेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, यूज़र के लिए इजी है बताना। ठीक है जी, ये जर्नल की गाइडलाइंस हैं। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसर्च एरिया है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको एथनो मेथोडोलॉजी कहते हैं। एथनो मेथोडोलॉजी यूज़र बिहेवियर, जिसमें हम बिहेवियर की बात करते हैं या बिहेवियर कल्चरल, क्योंकि बिहेवियर बंदों का कल्चरल डिपेंडेंट है। इसमें कन्वर्सेशनल एनालिसिस होता है, मेजरमेंट ऑफ बॉडी सिस्टम फंक्शंस है, नॉन वर्बल बिहेवियरल स्टडीज़ हैं, और देन वीडियो एनालिसिस वगैरह है, जिसमें आप यूज़र बिहेवियर को जो है वो जज करते हैं। बिहेवियरल स्टडीज़ थोड़ी सी कॉस्टली हैं,
अगर किसी भी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से पहले, अब तो बिहेवियरल स्टडीज़ बहुत अहम हो गई हैं कि जिसमें यूज़र जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स का बिहेवियर जो है वो देखा जाता है कि या कि उससे आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है कि हमें इम्प्लीमेंट करते हुए कौन से मसाइल का सामना पेश होगा। अगर सिस्टम बन जाए किस हद तक ट्रेनिंग चाहिए, कितने यूज़र्स हैं जो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, कितने यूज़र्स हैं जो इसमें हर्डल्स क्रिएट करेंगे, कितने यूज़र्स होंगे जो इसको बिल्कुल यूज़ करने के काबिल नहीं है। तो ये सारा एथनोमेथोडोलॉजी, एथनोग्राफी इसको कहते हैं, इसके थ्रू होता है, जो ऑब्जर्वेशन से जो है डील होता है। ये कम्युनिकेशन एंड देन साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं। एरर्स इन elicitation statements can happen in two places. Number one, perception of facts, that is reality or linguistic representation. Perception of fact में भी जो एनालिस्ट है उसने इनकरेक्टली अंडरस्टैंड किया हो किसी भी रिक्वायरमेंट को, या मे बी लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन में वो गलत हो गया हो, रिप्रेजेंटेशन इनकरेक्ट हो गई हो। देखिए ना, दो इशू हो सकते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिस्ट ने रिक्वायरमेंट एक इकट्ठी की, अब रिक्वायरमेंट जब उसने ली, या तो ये हो सकता है कि उसने जो बंदे ने यूज़र ने उसको बताया, या तो ये हो सकता है कि उसको समझने में गलती हो गई, और या लिखते हुए सही लैंग्वेज में वो रिप्रेजेंट नहीं कर सका। तो इन दोनों एरर्स को, इन दोनों इश्यूज को रिक्वायरमेंट स्टेज, एलिसिटेशन स्टेज पे ही रिमूव कर दिया जाए रिव्यू के प्रोसेस के दौरान, तो बेहतर है। यूज केस मॉडलिंग भी एक टेक्निक है जिसमें हम एक्टर्स और ब्लैक बॉक्स यूज केसेस, इसमें हम मॉडलिंग सिनेरियोज जो है वो बनाते हैं, जो बहुत अहम है एलिसिटेशन के प्रोसेस के लिए। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं सिस्टम की, उसके लिए हम केसेस और एक्टर्स को यूज़ करते हैं, और यूज़ केस डिस्क्रिप्शन ज़रा बिहेवियर ये। फिर यूज़ केस मॉडलिंग को हम आगे देखेंगे डिटेल के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशंस टू रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन।